नमस्कार। उदय इंडिया में आपका स्वागत है। रोहिंग्या घुसपैठियों का मामला फिर से चर्चा में है। ये मामला गर्म हुआ केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के ट्वीट से, जिसके बाद गृह मंत्रालय को भी इस मामले में सफाई देने के लिए आगे आना पड़ा। रोहिंग्याओं पर भारत सरकार का स्टैंड बिल्कुल साफ है। वह रोहिंग्याओं को शरणार्थी नहीं बल्कि अवैध घुसपैठिया मानती है। हम जानते हैं कि रोहिंग्या कई तरह की आतंकी और आपराधिक वारदातों में भी लिप्त रहते हैं और देश के लिए एक बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं। रोहिंग्या समस्या पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल जी। नमस्कार विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। विनोद जी, हमारा पहला सवाल है कि हरदीप सिंह पुरी की एक गलती से रोहिंग्या मामला चर्चा में आ गया। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, उनकी गलती थी या कोई पीछे कुछ बैकग्राउंड में कुछ और षड्यंत्र चल रहा था, मुझे नहीं पता इस बारे में। लेकिन मैं ये कहूँगा कि उस भूल को समय रहते विश्व हिंदू परिषद के प्रयास से उसको ठीक कर लिया गया। मैं सरकार को साधुवाद भी देता हूँ कि देखिए, ये इसी सरकार का कथन था। 10 दिसंबर 2020 को माननीय गृह मंत्री जी ने स्वयं संसद में कहा था कि रोहिंग्या घुसपैठिए हैं और हम भारत उनको कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। साथ ही साथ उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी हलफनामा देकर के कहा हुआ है कि ये रिफ्यूजी नहीं है, ये घुसपैठिए हैं और इसका समाधान सीमा पार ही है। तो ऐसी सब स्थितियों में अगर किसी ने ये कहा है, चाहे वो कोई सरकार का हो, व्यक्ति हो, सरकारी मंत्री हो या कोई और ने, तो मुझे लगता है इसमें करेक्शन करना समस्त देशवासियों की एक जिम्मेदारी भी है। उसी जिम्मेदारी का हमने पालन किया है। जी, रोहिंग्या घुसपैठियों को अपने देश म्यांमार से आतंकवादी गतिविधियों की वजह से निष्कासित किया गया। भारत के लिए इन रोहिंग्या घुसपैठियों को आप कितना बड़ा खतरा मानते हैं? देखिए, इस खतरे का आकलन अगर आप करना चाहें तो 2004 या 2008 में जब पहली बार रोहिंग्या घुसपैठी आए थे और वो आपको याद होगा कि दिल्ली के बसंत विहार, दक्षिण दिल्ली का जो बसंत विहार इलाका है, वहाँ पर यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर रिफ्यूजीज का एक वो होता था अपना दूतावास, और उसमें जाकर के इन्होंने डेरा डाला था। और जिस दिन ये डेरा डाला था, हमें जब इसकी जानकारी हुई तो तुरंत मैंने स्वयं रात को 11:30 बजे एक मेल जिसमें 40 अटैचमेंट थे, दैट वाज अ हिस्टोरिकल मेल फ्रॉम माय साइड, और वो 40 अटैचमेंट के साथ में हमने वो मेल जो है न सिर्फ भारत के गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को और सीजीआई को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, और जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को, यूएन सेक्रेटरी जनरल को, ऐसे सब लगभग 20 ऐसे बड़े अधिकारी थे विश्व स्तर के, इनको सबको आगाह करते हुए कहा था कि ये रिफ्यूजी नहीं हो सकते, ये इनका आतंकवादी जो लिंक है वो हम आपको सबमिट कर रहे हैं। वो जो 40 पेज का जो अटैचमेंट था, वो 40 अटैचमेंट बेसिकली आप देखेंगे तो वो उन अटैचमेंट में सारा वो सामग्री थी जो कि बड़ी बम्बार्डिंग थी जी। और उसको लेकर के ये हुआ कि फिर अंततोगत्वा जो रिफ्यूजी स्टेटस वो देने वाला था, हमें पता लग रहा था कि ये यूनाइटेड नेशंस फॉर रिफ्यूजी जो है उनको रिफ्यूजी स्टेटस देगा, तो वो रिफ्यूजी स्टेटस नहीं दे पाया। भारत सरकार को भी समय रहते इस बात का भान हो गया कि हाँ, समाज में भी इसके प्रति इनका संवेदना है और आक्रोश है। और दूसरी बात ये कि इनका जो प्रेसिडेंस है वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में भारत में देखिए, ये हमारी नीति है कि शरणागत की रक्षा करना, और आज की नहीं पुरातन पद्धति है हमारी। लेकिन कोई शरण में आए तब तो ना, जब आपके घर में जबरदस्ती घुसा है और कहे कि तुम घर खाली करो, मैं तो यहीं रहूंगा या मैं तो यहीं रहूंगा, तो ये जो तरीका है ये तो सर्वथा गलत है, नीति के विरुद्ध है, और भारत ऐसी किसी भी बदमाशी को स्वीकार नहीं करेगा। आपने शरणागति की बात की, लेकिन एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार के अराकान इलाके में रोहिंग्या आतंकियों ने स्थानीय हिंदू आबादी पर भारी जुल्म किया। वहां पे कई ऐसी कब्रें मिली जिसमें हिंदुओं को दफन किया गया था, महिलाओं का बलात्कार उनके बच्चों के सामने किया गया, पतियों का गला काट दिया गया उनकी पत्नियों के सामने। ऐसे में ये रोहिंग्या भारत में शरण कैसे मांग सकते हैं? निश्चित रूप से वही बात हमने कही थी। अब कुछ लोगों ने हमारे ऊपर ये प्रश्न किया कि भाई देखिए कि रोहिंग्या शरणार्थियों में आप रोहिंग्या जो घुसपैठी शरणार्थी जो भी आप बोलते हो, उसमें आप हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हो? रोहिंग्या को रोहिंग्या समझिए। हमने कहा नहीं, दोनों में बड़ा अंतर है। एक पीड़ित है और एक पीड़ा सहन करने वाला व्यक्ति। एक तो पीड़ित है और एक जो है आक्रांता है, दोनों में बड़ा अंतर है।
जो आतंकवादियों के साथ जुड़े हुए हैं, साफ साफ उनके तार पूरे संपूर्ण जगत को पता है, और उसी के कारण स्वयं उसके उनके देश के देशवासियों ने और देश की सरकार ने, देश की सिक्योरिटी एजेंसी ने उनको मार के बाहर भगाया। तो आखिरकार उनको हम कैसे एक्सेप्ट कर लें, जो हमें ही मार रहे थे वो वहां पर भी, और आज भी यहाँ आकर के चायबली आप युवकों को भी एक शरण लेने के लिए नाम पर आए हैं। लेकिन अंततोगत्वा उनका जो प्रेसिडेंस है वो तो परखना पड़ेगा ना जी। अगर कोई देश भी, आप किसी भी देश में जब जाते हो तो वो एक वीजा लेने के लिए अप्लाई करना पड़ता है आपको। जब वीजा अप्लाई करते हो तो सबसे पहले वो वीजा अथॉरिटी जो है, वीजा इशूइंग अथॉरिटी आपके प्रेसिडेंस को देखती है। वो देखती है कि विनोद बंसल कहाँ का रहने वाला है, उसका उसका जन्म स्थान का क्या उसका क्रेडेंशियल्स है, वहां का लोकल पुलिस वगैरह से वेरिफिकेशन होता है, और सारी डिटेल जानने के बाद ही कोई सरकार उसको वीजा देती है। और ये तो ऐसे है जो लाखों की संख्या हम घुसे चले आए, हमारी सीमा पार करके चले आए, और किसी से न पूछा न ताछा, और आकर के हमारे ऊपर बोझ बन गए। और ऊपर से न सिर्फ आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से बोझ बने, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन गए। ये हम सबको पता है। और देश के अंदर जब से ये लोग आए हैं तब से देश के अंदर किस तरह की गतिविधियां बढ़ी हैं, और किस तरह से इस्लामिक जिहादियों के जो हथकंडे हैं वो नए नए रूप ले रहे हैं। तो ये किसी से कुछ छुपा हुआ नहीं है। ये न सिर्फ आतंकवादी गतिविधियों में बल्कि अवैध और अनैतिक और असामाजिक गतिविधियों में भी बुरी तरह से लिप्त हैं ये, और इनको आइडेंटिफाई करके रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है जी। विनोद जी, भारत सरकार की एक रिपोर्ट कहती है कि इनकी संख्या 40,000 है, यूएन कहता है कि ये 18,000 है, लेकिन हम निजी तौर पे जब दौरा करते हैं तो देखते हैं कि कई किलोमीटर में इनकी बस्तियां बसी हुई हैं। तो वो लगता नहीं कि सिर्फ 40,000 या 50,000 होंगे। ये आपकी रिपोर्ट क्या कहती है, मतलब इनकी संख्या कितनी है भारत में? नहीं, देखिए, इसकी संख्या के बारे में आकलन करना अभी किसी के बस का रोग नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। अभी तो सेंसस 2021 वही पेंडिंग है, और जो जिस तरह का हमारा असेसमेंट है, इनकी संख्या लाखों में है, और जो लाखों में है उनको करोड़ तक ले जाने का काम यहाँ के जो स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जो कट्टरपंथियों के समर्थक हैं, जो आतंकवादियों के पोषक हैं, जो बात बात पर इस्लाम के नाम पर सरतन से जुदा करने की बात करते हैं, वो सारी गैंग इनको एक साथ अपने साथ रखना चाहती है, क्योंकि उनके लिए वो कुछ राजसत्ता है जो अपने वोट बैंक के लिए उनको पालना पोषना बड़ा करना चाहती हैं। आप देखिए कि मैं कुछ दृष्टांत आपको देता हूँ। पिछले कुछ वर्षों में, लगभग 4-5 वर्षों का आप इतिहास उठा के देखिए, जब गर्मी आती है तो झुग्गियों में आग लगने की खबर आती है, आपको पता होगा। और पिछले 5 साल से मैं लगातार असेसमेंट कर रहा हूँ जी कि दिल्ली के और दिल्ली एनसीआर के अंदर उन गर्मियों में कभी कभी 2-3 जगह, कभी कभी 5-6 जगह पर आग लगती है जी। और वो आग आप देखिए कि रात्रि को अर्धरात्रि के बाद लगती है। स्वयं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी जो यहाँ पर जो बटला हाउस और जाकिर नगर के पास में जो कौन सा मदनपुर खादर वाला इलाका है, वहां पर इन आग लगी बस्ती में। और बस्ती में जब आग लगती है तो आपको ताज्जुब होगा कि बस्ती पूरी जल के खाक हो जाती है, उसमें बचता कुछ नहीं है, लेकिन मरता कोई नहीं है, घायल कोई नहीं होता। तो क्या है भाई, आप इसका आंकड़ा देखिए जी, बड़ा विचित्र स्थिति है। ऐसी में कई सारे केसेस दे चुका है, चाहे आप चाहे साउथ दिल्ली का मदनपुर खादर हो, या गुरुग्राम का जो गुरुग्राम के पास में जो मेवात का क्षेत्र हो, या अन्य स्थानों का। आप पिछले 4-5 सालों की वो जो झुग्गियों में आग की हिस्ट्री आप निकाल के देखेंगे तो पता लगता है उसके पीछे एक बड़ी साजिश ये है, झुग्गियों को आग लगाना, उनको मुआवजा के बहाने उनको रिहेबिलिटेट करना, सरकारी पैसे का दुरुपयोग करके उनको सरकारी सारी सुविधाएं देने के लिए ये सब प्रपंच रचे जाते हैं। जैसे कोई मरे तो नहीं, संपत्ति में क्या है उनके पास, वो लाए क्या थे जो चला जाएगा, लेकिन मिलने के लिए बहुत कुछ है। आप देखिए मदनपुर खादर की बस्ती को जब उजाड़ा गया, मतलब जल गई, और या फिर कुछ बाद में कुछ और दोबारा बचे तो योगी जी ने वहां से खदेड़ दिया, तो यहाँ का जो बटला हाउस का जो हिस्ट्री सीटर जो बदमाश और एमएलए है, जिसको दिल्ली पुलिस ने क्या क्या नाम दे रखा है मैं कहना नहीं चाहूंगा, तो वो जो है उसको हर एक रोहिंग्या को 10-10 हजार रुपए देता है, बिजली पानी और सड़क सुविधा सारी फ्री देता है, उसके लिए टेंट बना के सरकार की तरफ से देता है, और अनेक प्रकार की सुविधाएं आज भी दे रहे हैं। और उसके अलावा उनको जो राशन कार्ड और ये जो पहचान पत्र और ये सब चीजें भी खुलेआम बनाते हैं लोग। तो आखिरकार ये जो पनाह देने वाले लोग हैं ना, जो साजिश करने वाले लोग हैं, इनके विरुद्ध भी कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। ये चूंकि राजनीतिक तंत्र का जो हिस्सा है, आप देखिए जो शाहीन बाग हुआ था दिल्ली के अंदर, वो शाहीन बाग किसने चलाया था?
इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री आज तक मुझे लगता है कि प्रकाश में नहीं आई होगी। उसमें सारे बैठे ही रोहिंग्या थे। वही कारण था कि आपके जैसा अगर पत्रकार कोई मीडिया की आईडी लेकर के अंदर घुसना चाहे कि मैं तो जो लोग बैठे हैं उनका इंटरव्यू करना चाहता हूं, तो मना कर दिया था। आपको याद होगा कि जब वो मीडिया के लोगों को बोला नहीं ये नहीं, जो बोलेगा वही बोलेगा। तो इसका मतलब ये था कि अगर बोलते तो पता लग जाता कि इनको तो हिंदी नहीं आती, ये तो रोहिंग्या है। तो वो रोहिंग्या को प्रतिदिन 100 रुपए दे करके उनको बिठाया जाता था। कुछ लोगों की 200 रुपए रेट थी, कुछ और थी। तो उनको बिठा करके भीड़ इकट्ठी की जाती थी और नाम रख दिया जाता था कि वो दादी चला रही है, उसको वो दादा चला रहा है जी, उसको ये हो रहा है, वो हो रहा है। और किस तरह से पीएफआई की फंडिंग थी, ये सब चीजें, ये सब जो है एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो इन देश विरोधी तत्वों को साथ देने का काम, उनको प्रश्रय, शरण, समर्थन और लीगल एड देने का काम कर रहा है। ये तो बहुत घातक स्थिति है। अच्छा, एक प्रश्न मन में आता है कि रोहिंग्या खुद को मुसलमान बताते हैं, और लेकिन वो पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब जैसे किसी देश में नहीं जाते हैं। वो सीधा मुंह उठाते हैं और बांग्लादेश के जरिए भारत में घुसना चाहते हैं। क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, बात यह है कि बांग्लादेश जो कि वास्तव में देखा जाए तो वो पितृ देश है उनका। रोहिंग्या कौन थे ये हमें पता है कि भाई बांग्लादेश की आर्मी की नाजायज औलाद हैं ये। और वहां पर जाकर के जो स्थितियां बांग्लादेशी आर्मी की थी वही माने स्थिति इनकी बनी। अब अंततोगत्ता जब उन्होंने वहां से भगा दिया और उसके बाद में ये बांग्लादेश में शरण लिए, तो आपको पता है कि हमारे यहाँ से ज्यादा बांग्लादेश में रुक गए थे उस समय। और बांग्लादेश के अंदर सरकार ने क्या किया, कुछ दिन तो उनको एक बैरक में बंद करके रखा और उनको वहीं जो कुछ देना था, जो मूलभूत सुविधा जो उनकी पोजीशन थी उस हिसाब से उन्होंने दिया। लेकिन उसके बाद उन सबको बिठा करके एक शिप में और एक आइलैंड पे भेज दिया। वो सहन नहीं करते इनको। अपनी औलाद को जो लोग जो अपने बाप दादाओं के देश में भी नहीं रह सकते, जो लोग अपने वंशजों के साथ नहीं रह सकते, जो लोग जिस इस्लाम के नाम पर जीते और मरते हैं वो इस्लामिक कंट्री उनका शरण नहीं देती, उसको भारत दे रहा है। कैसी बात कर रहे हैं और क्यों दे रहे हैं भाई? मुझे तो आज तक समझ नहीं आया। इसका पीछे कारण सिर्फ और सिर्फ वही वोट बैंक की राजनीति है। और ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के कारण देश को 1947 से लेकर के आज तक नुकसान हो रहा है और हम उस दंश को झेल रहे हैं जो कि बेहद गंभीर है। पिछले दिनों मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा एक बात की तरफ कि हम कई मोर्चों से लगातार सुन रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ाकर देश पर कब्जा करना है, संसाधनों पर कब्जा करना है। क्या रोहिंग्याओं का अबाध गति से भारत में प्रवेश करना इसी स्ट्रैटेजी का, इसी रणनीति का हिस्सा है क्या? निश्चित रूप से ये भी है। ये एक बहुत बड़ा बेसिकली पॉइंट है इनका, जो इस्लामिक जिहादियों का है, जो भारत को दारुल इस्लाम बनाना चाहते हैं, या गजवाए हिंद के जो नारे पर जो चल रहे हैं लोग, उनका हेतु यही है। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था ना कि लड़ के लिए पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। इसके पीछे कारण ही ये था कि भाई वहां तो हमने जानबूझ करके हिंदू मुसलमान करके ले लिया, लेकिन अब भारत का जो विभाजन होगा वो शांति से होगा। शांति से इन द सेंस कि हम जनसंख्या बढ़ाएंगे। और देखिए, लोकतंत्र के अंदर हेड काउंट का जमाना है, जिसके पास जितने शेर होंगे वो उतने बड़ा विजेता होगा। अब हुआ क्या कि जब भारत का विभाजन हुआ तो 2 बने और उसके बाद में 3 बने, लेकिन 3 में से 2 क्या हो गए और 1 क्या रह गया। ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण चीज है। वो दोनों तो इस्लामिक कंट्री बन गए और भारत ने सेकुलरिज्म का राग अलाप करके अपने लिए एक कहना चाहिए कि वो एक गले के लिए एक तलवार लटका ली। उसके कारण जो है ना इस तरह की सिचुएशन बन रही है। और अब भारत के अनेक टुकड़े करने के लिए ये जो गजवाए हिंद वाले लोग हैं, सर तन से जुदा करने वाले लोग हैं, जो तिरंगे के अंदर चांद तारे बनाने वाले लोग हैं, जो बात बात पर इस्लामिक जिहाद के नाम पर अपने मस्जिदों और मदरसों से वो जो जिहादी गतिविधियां चलाने वाले लोग हैं और लगातार इस्लामिक जिहाद के नाम पर हिंसा करने वाले लोग हैं, वो अब भारत के नए नए टुकड़े करने के फिराक में हैं। आप देखिए कि अभी वर्तमान में अगर आप पिछले 8, 10, 15 साल की बात करो तो पता लगेगा आपको कि जहां जहां जब जब देश हिंदू घटा, वहां हिंदू मरा, वहीं वहीं हिंदू को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। और अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव की बात करें तो 1947 से पहले से और अब तक देख लीजिए, जहां जहां जब जब हिंदू घटा तब तक देश बटा।
एक एग्जांपल देता हूँ आपको शुद्ध दर्शकों के लिए, बड़ा महत्व का है। वो ये कि देखिए, जब लोग मेरे को, जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था तो बार बार मेरे से पूछते थे कि भाई अरे क्या रखा है यार हिंदू मुसलमान में, यार क्या मंदिर मस्जिद करते हो यार, वो जो राम जन्मभूमि है ना उसको कोई वाचनालय बना लो, कोई पुस्तकालय बना दो, IIM बना दो, एम्स बना दो, ये बना दो, वो बना दो, झगड़ा खत्म हो जाएगा। तो एक ऑडियंस जो कि यूथ की थी ऑडियंस, और उस डिबेट में मेरे से प्रश्न एक बच्चे ने पूछा, यूथ था, बहुत अच्छा प्रश्न। मैंने कहा बेटा बहुत आई अप्रिशिएट योर क्वेश्चन, बट मुझे बताइए कि मैं, विनोद बंसल है मेरा नाम, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, मैं अपना नाम बदल सकता हूँ, अपना काम बदल सकता हूँ, अपना व्यापार बदल सकता हूँ, लेकिन क्या मैं अपना जन्म स्थान बदल सकता हूँ क्या? बोले नहीं। जब नहीं बदल सकते तो त्रिलोक के स्वामी भगवान राम के जन्म स्थान को बदलने के लिए क्यों तुले हुए हैं लोग? मंदिर वहां क्यों नहीं बनना चाहिए? आप ये कह रहे हो कि वहां नहीं बनना चाहिए, तो मैं कहता हूँ मंदिर क्यों नहीं बनना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 जो बहुत महत्व का है, वो सब पूरे संपूर्ण देशवासियों को समझना पड़ेगा, वो ये कि आखिरकार जिस प्रॉस्पेरिटी की बात करते हो, जिस भाईचारे की बात करते हो, जिस सांप्रदायिक सौहार्द की बात करते हो, वो क्या रावलपिंडी, कराची, लाहौर ऐसे स्थानों पर नहीं था क्या? वहां क्या हिंदू प्रॉस्पर नहीं था क्या? चलावान नहीं था क्या? उसके हाथ में बिजनेस और पॉलिटिकल पावर नहीं थी क्या? बहुत सब कुछ था, और बड़े राष्ट्रवादी लोग भी थे वहां पर। मजे की बात है, देखिए आप देखिए ना, आर्य समाज का गढ़ हुआ करता था लाहौर, हिंदू महासभा का गढ़ हुआ करता था लाहौर, राष्ट्रवाद की जो अलख जगाने वाला वो क्षेत्र था पूरा। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब डेमोग्राफ की प्रोफाइल बदल गई और ऊपर के नेताओं ने डिसाइड कर दिया कि मुसलमान इधर और हिंदू इधर, तो हिंदुओं को तो मार के काट के गाड़ियों में भर भर के भेजा, लेकिन हिंदू समाज ने नहीं किया वो काम। अगर ये काम होता तो हम आज जो है ना कुछ और होते। लेकिन अच्छा विनोद प्रश्न जी, वही आता है कि आखिरकार ये जो विकास का ढांचा हम सोच रहे हैं, वो विकास का नहीं, वास्तव में विनाश का ढांचा है। जब तक हम अपने स्वत्व से नहीं जुड़ेंगे, जब तक हम राष्ट्र से नहीं जुड़ेंगे, जब तक राष्ट्रीय भावना और भारतीय संस्कृति से नहीं जुड़ेंगे, तब तक हमारे ऊपर इस तरह के हमले होते रहेंगे। आप भौतिक विकास कितना ही कर लो, वो तो उनको तो सीधा सीधा फंडा है। कभी आप कितना ही गाड़ी बंगले नौकर चाकर रख लो, अंत तो हमारी विजय होनी है, क्योंकि हमारी संख्या रहेगी और आप खत्म हो जाओगे। ये हमें बहुत गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। प्रत्येक विनोद जी हिंदू मैं को अपने परिवार में उतने बच्चे पैदा करने चाहिए जिनको के कम से कम हर बच्चे को बहन और हर बच्चे को भाई मिल जाए। अच्छा, मैं आखिरी सवाल करना चाहूंगा आपसे। मैं बात पहले की नहीं करता, लेकिन 2014 के बाद परिस्थितियां बदली हैं। आप सरकार की नीतियों में किस तरह का बदलाव चाहते हैं अपने मन मुताबिक परिणाम हासिल करने के लिए? नीतिगत बदलाव की बात बताइए। नहीं देखिए, बात यह कि सरकार इस मामले में अग्रसर है और हम अप्रिशिएट करते हैं कि मुझे लगता है सरकार उस काम को कर रही है और धीरे धीरे करके जो भी कमियां हैं वो भी दूर हो जाएंगी। हम तो चाहते हैं कि देखिए जो सरकार की नीतियां हो वो भारत सेंट्रिक नीतियां हो, भारत की भारतीयता, भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास, उसके महापुरुषों और जो वैदिक सिद्धांत हैं उन पर आधारित हो, जो विश्व कल्याण के सिद्धांत हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार 15 अगस्त के भाषण में आपको पता है कि कई सारी बातों का जिक्र करते हुए कहा बिल्कुल। कि ये जो भारतीय दर्शन है, जो कि संपूर्ण विश्व के अंदर शांति, भाईचारा, व्यवस्था और समृद्धि ला सकता है। दुर्भाग्य से हमारे यहाँ के लोग कुछ हो उसके विरुद्ध में खड़े हो जाते हैं। तो उन सब चीजों को वापस लाने की आवश्यकता है। समग्र रूप से अगर हिंदुत्व का विचार अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं तो निश्चित रूप से सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया होगा। सब सुखी होंगे और सब निरोगी होंगे। और क्या चाहिए आपको? विनोद जी, उदय इंडिया से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर आपसे किसी धन्यवाद, महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार। धन्यवाद।